कि अब तुमने डिसाइड कर लिया कि मैंने इन हेडिंग्स के ऊपर जाना है, तुमने जो ऐसे के बच्चे हो बैठे हुए हो, तुम्हें पता है कि मैंने कौन से 5 स्टेप्स बताए हैं डीकंस्ट्रक्शन के। तुम्हारे पास जिस वक्त की मेन हेडिंग्स आ गई, दूसरा स्टेप पता है क्या होता है? दूसरा स्टेप ये होता है, अब देखो, सबसे पहले हमने किस चीज़ को देखा, बंदे को किस चीज़ को समझना चाहिए जिस वक्त वो अपना, अब ये प्रॉपर एक रोड मैप है, सही है। ये 2027 वालों के लिए भी है, 6 वालों के लिए भी है, पीएमएस वालों के लिए, पंजाब वालों के लिए, केपीके वालों के लिए। सबसे पहले आप क्या कहते हो? सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि भाई पास्ट पेपर्स का क्या रोल होता है और इनका असल में एनालिसिस किस तरीके कार से किया जाता है, ठीक है। जब ये चीज़ बंदा कर लेता है तो दूसरी चीज़ फिर हम लोगों ने देखी कि इसके मुताबिक नोट्स मेकिंग किस तरह से होती है और थीम प्रिपरेशन किस तरह से होती है। हम इन चीज़ों को थीम के अंदर किस तरीके कार से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा आंसर की प्रेजेंटेशन, आंसर की डीकंस्ट्रक्शन, और फिर हम लोगों ने देख लिए कंप्लीट आंसर राइटिंग, ठीक है। ये चीज़ें हम लोगों ने देखी। हम लोगों ने देखो मुख्तलिफ नोट्स बनाने के तरीके देख लिए। हम लोगों ने पास्ट पेपर्स का एनालिसिस करना मुख्तलिफ तरीके कार से देख लिए कि हम लोग किस तरीके कार से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस तक पहुंच रहे हैं। हम लोग किस तरह डिसाइड कर रहे हैं कि भाई ये क्वेश्चन ये थीम्स में इम्पॉर्टेंट है। वंस वी हैव डन दैट, तो उसके बाद फिर हम लोग किस चीज़ के ऊपर आगे, उसके बाद हम लोग आगे जी नोट्स मेकिंग के ऊपर, सही है। नोट्स मेकिंग में हमने मुख्तलिफ तरीके कार देखे, थीम को बनाने का तरीका देखा, अलहदा से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने का तरीका, अलहदा से अपने लिए नोट्स लेने का तरीका, कि ये नोट्स हम लोगों को, फिर हमने इन्हीं नोट्स को आंसर राइटिंग में कन्वर्ट किया। ये देखो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ प्रॉफिट ऑफ पीस और ज़कात के क्वेश्चन, रोज़ा के क्वेश्चन, मुख्तलिफ़ किस्म के हम लोगों ने फुल लेंथ क्वेश्चंस देखे जिसमें हमने देखा इंट्रोज लिखते हैं, बॉडीज़ लिखते हैं, ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने कर ली, ठीक है। ये फिर पास पेपर एनालिसिस आ गया। अब बात करने का मकसद ये है, अब ये अफ़गानिस्तान वाला कुछ नोट्स आ गए हैं और ये नीचे ये आंसर्स आप लोगों को मिल गए। ये हम लोगों ने मुख्तलिफ़ क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन जिनमें मुख्तलिफ़ डायग्राम्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, हर किस्म की चीज़ है, हम लोगों ने आपके साथ की चीज़ें शेयर कर दी, सही है। ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो वन बाय वन करके आप लोगों को मिल गए। अच्छा, अब देखो, आपके पास मिसाल के तौर पर नोट्स तो आ गए, ठीक, ये आपके नोट्स हैं। अब इन नोट्स को ना, चलो अब इसको मैं साइड पे कर लूँ, फिर आपको मैं बड़ी मज़े की, बड़ी प्रैक्टिकल किस्म की चीज़ बताता हूँ। ये फाइल ही साइड पे कर लेते हैं। अब ये नोट्स हैं मिसाल के तौर पर। अब हम लोगों ने सारी चीज़ देख ली, अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि भाई अगर हम इनमें से किसी चीज़ के ऊपर कोई आंसर राइटिंग करना चाहें तो हम अपने नोट्स को आखिर किस तरह इनकॉर्पोरेट करते हैं, मोल्डिंग किस तरीके कार से की जाती है, किस तरह हम इंट्रोज बनाते हैं, आखिर वो जो पूरा स्ट्रक्चर होता है हम उसको डिसाइड किस तरीके कार से करते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे क्लाइमेट चेंज को हम, बल्कि नहीं, मिसाल के तौर पे हम एनर्जी क्राइसिस को ले लेते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को हम लोग मिसाल के तौर पर ले लेते हैं। ये हम लोगों के पास नोट्स हैं, हम इन्हीं नोट्स को आंसर राइटिंग के अंदर कन्वर्ट करेंगे ताकि हमें इस चीज़ की समझ आ जाए कि जब हम लोगों के पास हमारे नोट्स होते हैं तो किस तरह हम उन नोट्स को प्रॉपर एक 8-10 सफ़े का आंसर जो है वो उससे बनाएंगे, किस तरह किधर से जो चीज़ें चाहिए होती हैं ली जाती हैं, किस किस तरह जो है कुछ चीज़ों को माइनस कर दिया जाता है, वो चीज़ें हम नहीं उठाते। ये फ़ैसला हम किस बुनियाद के ऊपर करते हैं, ठीक है। साथ हो मेरे, अभी तक साथ हो मेरे? अच्छा, वुमेन एम्पावरमेंट पर इसके अंदर नोट्स नहीं है। मैं आपको ना, दरअसल देखो, आंसर तो आपको मैंने बहुत दे दिए। मैं चाहता ये हूँ कि आपके पास जो लिखी हुई चीज़ होती है, आप उस चीज़ को किस तरीके कार से आंसर राइटिंग के अंदर कन्वर्ट करते हो। ये जो मुख्तलिफ पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, ये सारे पैराग्राफ्स के तौर पर तो हम नहीं उतारेंगे। तो मैं चाहता ये हूँ कि ये जो नोट्स आपके साथ मैंने शेयर किए हुए हैं, इन्हीं में से उठा के कोई चीज़ हम लोग बनाएं ताकि हम लोगों के पास प्रैक्टिकल यूजेज आ जाए, ठीक है। बात को मेरी समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? प्रॉपर स्ट्रक्चर को हम देखना चाहते हैं, सही है। अच्छा, इसमें मिसाल के तौर पर ये नोट्स हम लोगों के पास पड़े हुए हैं, ये हम लोग इधर सामने ही रखेंगे ताकि हम लोगों को लिखते वक्त जो है मुश्किल ना हो। और ये 2 नोट्स जो है मैं इसके नीचे रख लेता हूँ ताकि ये ज़रा सा नरम हो जाए
और लिखने में मैं तंग ना हूँ। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर ये हम लोगों के पास आ गया, मुझे अपनी चेयर उस साइड पे करनी पड़ेगी ताकि मैं कंफर्टेबल होके बैठ जाऊँ। अच्छा, ये हम लोगों के पास आगे हम लोगों के नोट्स के मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा कि भाई हम लोग इनको किस तरीके कार से यूज़ करेंगे, और आपको इसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। ठीक है, मैं शेयर करूँगा ओपनली इसको। तो बिल्कुल आपने काम नहीं करना, जिसको ब्लर आ रही है, जिसको नहीं आ रही, बिल्कुल अपना आराम करो। क्यों अपना तुम हमारे साथ वक्त ज़ाया कर रहे हो? बिल्कुल तुम्हें कहा है, तुम्हें कल मिल जाएगी। बैठना है एम ही तो बैठ जाओ। ठीक है, अच्छा, बेफेज़ नहीं लौटोगे। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर कोई क्वेश्चन आ गया, एग्जामिनर हमें कहता है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से हम क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। भाई एग्जामिनर ने कोई इस किस्म का क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों को कि रिन्यूएबल एनर्जी की अपॉर्चुनिटीज़, प्रॉस्पेक्ट्स, चैलेंजेस और सॉल्यूशंस को एग्जामिन करें। ठीक है, एग्जामिन दी अपॉर्चुनिटीज़, प्रॉस्पेक्ट्स, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो सबसे पहले तो क्या होता है, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देखेंगे। प्रॉस्पेक्ट्स और अपॉर्चुनिटीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि भाई ये अपॉर्चुनिटीज़ और प्रॉस्पेक्ट्स सिर्फ एक सवाल में एक जगह आ जाएं। क्या आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं कि जिसमें ये एक जगह आए हों, प्रॉस्पेक्ट्स और अपॉर्चुनिटीज़ एक जगह आए हों? आपने इस किस्म के क्वेश्चंस देखे हैं कभी? हाँ जी, तो इस किस्म का क्वेश्चन देखा हो आपने जिसमें प्रॉस्पेक्ट्स और अपॉर्चुनिटीज़ एक जगह आ गए हों? अच्छा, किसने देखा है ये क्वेश्चन? अच्छा, फिर तो तुम लोग बहुत ही नए हो। तुम तो बिल्कुल ही अभी मेरे ख्याल से तुमने दूध के दांत गिरे ही नहीं है तुम्हारे। तुम्हें अगर प्रॉस्पेक्ट्स और अपॉर्चुनिटीज़ वाली पहेली का नहीं पता तो। अच्छा, 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 चलो, बात यहाँ पे ये नहीं है कि हम प्रॉस्पेक्ट्स या अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे। बात यहाँ पे ये है कि हम एक पूरा अच्छा, अच्छा, नहीं सेम नहीं है ये, बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ जगह पे इन्हें मुख्तलिफ तरीके कार से डिकोड किया जाता है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे ये हम लोगों के पास इसके नोट्स भी पड़े हुए हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों के पास आ गया है कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी के अपॉर्चुनिटीज़, प्रॉस्पेक्ट्स, चैलेंजेस और सॉल्यूशंस हमें लिख कर दें। ठीक है, अच्छा, अब जो नोट्स हमने उठाए होते हैं वो तो टोटे टोटे की फॉर्म में होते हैं ना। असल में तो उनकी वो सिलाई कढ़ाई करके उनको एक जगह पर फिट करना प्रॉपर आंसर राइटिंग होती है। वरना तो जो हमने नोट्स लिए हुए होते हैं, आपने इस्लामियात में भी देखा, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में भी आप लोगों ने देखा कि जो हमने नोट्स लिए हुए होते हैं वो तो मुख्तलिफ सेक्शंस होते हैं, टोटा इधर है, टोटा 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 इस तरह करके। तो हम जब तक उन सारी चीज़ों को आपस में सिलाई नहीं कर लेते तो उस वक्त तक हम लोगों का आंसर कंप्लीट नहीं होता। अच्छा, यही बात है कि नहीं है? अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ जो तुम अपनी गौर करोगे, दो चीज़ों के ऊपर तुम्हारा सबसे पहले गौर होना चाहिए। सही है, मैं पेन देख लूँ फिर। सबसे पहली चीज़ है ना जी, क्या? तुम्हें कोई नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हें रिकॉर्डेड में मिलेगा। तुम लोग बस मेरे साथ रहो ताकि मुझे पता चले तुम लोग बैठे हुए हो, समझ रहे हो। जितना ले सकते हो मुझसे सी से ले लो, बड़ी मज़े की तुम लोगों को मैं गाइडेंस दूंगा अगर तुम लोग मेरी बात समझोगे तो। सही है, नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, रिकॉर्डेड मिलेगा, नोट्स आराम से ले लेना। अभी सारा जो ज़ोर है समझने पे लगाओ बात को। सही है, बिल्कुल मुझे नज़र आना चाहिए कि तुम लोग मेरे साथ हो। सबसे पहले तो होती है ना जी ब्रेनस्टॉर्मिंग। सही है, सबसे पहले जो हम लोग डीकंस्ट्रक्शन करते हैं, मैंने आप लोगों को सिखाया कि ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। हमने सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ऑफ दी आंसर को डीकंस्ट्रक्ट करना होता है। अब जैसे कि ये देखो, ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, हमने टॉपिक की टाइप्स देखी, उसमें सबसे आसान टॉपिक होते हैं सिंपल टॉपिक्स जिनका स्ट्रक्चर हमें एकदम से समझ आ जाता है। मिसाल के तौर पर इंट्रोडक्शन लिखेंगे हम। ठीक, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिख लिया। ठीक, दूसरी जगह पर हम लोग लिख लेंगे कि भाई अनबॉक्सिंग द टर्म रिन्यूएबल एनर्जी। मैं ज़रा बहुत तेज़ लिख रहा हूँ तो राइटिंग और स्पेलिंग माफ़ किए जाएँ, खैर करता नहीं हूँ गलती इंशाल्लाह। अनबॉक्सिंग द टर्म रिन्यूएबल एनर्जी हम लोग लिखेंगे। तीसरी जो चीज़ हम लोग लिखेंगे वो अपॉर्चुनिटीज़ लिखेंगे।
मेरे ख्याल से जब प्रॉस्पेक्ट्स के साथ आ जाएं तो अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब होता है पोटेंशियल। क्या क्या आपके पास पोटेंशियल क्या है फ़लाँ चीज़ के अंदर, क्या आप उसके ऊपर जो है ना काउंट कर सकते हो, सही है। तो हम लोग लिखेंगे जी पोटेंशियल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ये अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम अपनी मेन हेडिंग सबसे पहले तैयार कर रहे हैं, ठीक है। हम अपनी मेन हेडिंग्स में रेलेवेंट जार्गन्स डाल लेंगे, सही है, ये बाद में नहीं तैयार होती हैं। सबसे पहले तुम्हारा काम है कि तुम अपनी मेन हेडिंग्स को तैयार करते जाओ, सही है। पोटेंशियल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। दूसरी चीज़ हम लोग क्या लिखेंगे, जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं इसका क्या मतलब है, एडवांटेजेस या बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। 1 2 3 4। पांचवा सेक्शन हमारा क्या होगा, चैलेंजेस। अब देखो एग्जामिनर ने अगर चैलेंजेस कहा हुआ है तो तुम उस चीज़ को रिलेट करोगे अपने आंसर के साथ, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर हम लोग लिखेंगे हिंड्रेंसेस। अब चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस क्यों पेश आ रहे हैं, ये वो चैलेंजेस हैं कि जो हमें प्रॉस्पेक्ट्स, जो हमें सही सारे बेनिफिट्स नहीं उठाने दे रहे, और रिन्यूएबल एनर्जी से फ़ायदा उठाने के रास्ते में हमें जो रुकावटें हैं, दरअसल ये उन चैलेंजेस को पूछ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, हिंड्रेंसेस इन द वे ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अब ये चैलेंजेस क्या हैं, हिंड्रेंसेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन को डिज़ाइन करना सारी तुम्हारी स्किल है, हिंड्रेंसेस इन द वे ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अब मुझे बताओ सोल्यूशन के लिए हम ज़ाहिर है सोल्यूशन तो नहीं लिखेंगे। अब ये क्या हो गया, ये पहली हेडिंग हो गई, ये दूसरी हेडिंग हो गई, ये तीसरी हेडिंग होगी, ये चौथी हेडिंग होगी, हिंड्रेंसेस वाली पांचवी हेडिंग होगी। सोल्यूशन की क्या हेडिंग होगी, ज़रा लिखो, ज़रा सोल्यूशन के लिए क्या लिखेंगे, पूरी बात लिखो ना। पाथवेज क्या, पाथवेज क्या, पूरी बात लिखो यार। एक एक लफ्ज़, वे फॉरवर्ड पूरी बात नहीं होती यार, वेज टू काउंटर चैलेंजेस एक एम्बिगुअस बात है। पाथ वेज टू कम्बेट दीज हिंड्रेंसेस, दीज कोई सही लफ्ज़ नहीं है। मैक्सिमाइज द पोटेंशियल बाय मिनिमाइजिंग हिंड्रेंसेस, किसकी किसकी मैक्सिमाइज कर रहे हो, किसकी मिनिमाइज कर रहे हो। पॉलिसी मेजर्स टू ओवरकम हर्डल्स, किस चीज़ की हर्डल्स यार। वे फॉरवर्ड टू मैक्सिमाइज द पोटेंशियल ऑफ रिन्यूएबल्स, माहिर सदीकी, वेरी गुड। पाथवेज टू रिन्यूएबल हिंड्रेंसेस सही नहीं है। पाथवेज टू हार्नेस द मिटिगेटिंग चैलेंजेस टू मैक्सिमाइज पोटेंशियल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, अनुषा गुड। स्ट्रेटेजिक मेजर्स टू ओवरकम द चैलेंजेस इन द वे ऑफ रिन्यूएबल्स, वेरी गुड। रिकमेंडेशंस फॉर इंश्योरिंग रिन्यूएबल्स, ईसा खान, ये तुमने अल्लाह के वली कैसी हेडिंग बनाई है। मैक्सिमाइज द पोटेंशियल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय मिनिमाइजिंग हिंड्रेंसेस, हाँ हाँ हाँ, जोजो। ways to minimize the obstacle in front of renewable energy, very good Uruba। policy recommendations to harness potential of renewable energy। पोटेंशियल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को मौसम हार्नेस करने के बजाय अगर तुम ये कहो कि चैलेंजेस को हल करने के पाथ फेज हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी गलत ये भी नहीं है, मगर इस हेडिंग को तुम इससे जोड़ोगे, इसको इससे जोड़ोगे, ठीक है, इसको इससे जोड़ोगे तो फिर इसको इससे भी जोड़ोगे ना, ताकि इन सब के दरमियान भी आपस में एक राब्ता हो ना, ये सबसे मेन चीज़ है। फ्यूचर हॉरिजॉन्स टू ओपन न्यू पोटेंशियल्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, नहीं उस्मान, हाँ ये भी कह सकते हो, मगर प्रेगमेटिक मेजर्स टू मिटिगेट दी हिंड्रिंग्स इन दी वे ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। हिंड्रिंग्स का लफ्ज़ ज़रा सा चंदा अरसल। वे फॉरवर्ड टू चैलेंजेस इन रिन्यूएबल एनर्जी, इफेक्टिव मेजर्स टू यूटिलाइज द फुल पोटेंशियल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ज़फ़र क्या नहीं अच्छी बात की आपने, मगर अगर आप फुल पोटेंशियल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को यूटिलाइज करने का कह रहे हो, चैलेंजेस को डील करने की बात करो, हिंड्रेंसेस को हटाने की बात करो, तो वो बेहतर होगी। pathways to minimize the hindrances of renewable energy, pathways to minimize, to overcome कर लेते हैं ना, to overcome the hindrances in the way of renewable energy। ठीक, सातवें नंबर पे हम लोग क्या कर लेंगे, कंक्लूजन हो जाएगा, यही हो जाएगा भाई। अच्छा, अब मैं तुम लोगों को सोचने के लिए ना
एक नई चीज़ देता हूँ। तुम इस नई चीज़ को सामने रख के सोचो, तुम्हें बड़ा मज़ा आएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं देखूँ। अच्छा, तुम इस नई चीज़ को सामने रख के देखो, तुम्हें बड़ा मज़ा आएगा। ये नई चीज़ ये है कि अब तुमने डिसाइड कर लिया कि मैंने इन हेडिंग्स के ऊपर जाना है। तुमने सबसे पहले सेकंड्स के अंदर अपने पास जो ऐसे के बच्चे वो बैठे हुए, तुम्हें पता है कि मैंने कौन से 5 स्टेप्स बताए हैं डीकंस्ट्रक्शन के। तो सबसे पहले तो तुम अपने पास ये डीकंस्ट्रक्शन करोगे, सही है। तुम्हारे पास जिस वक्त ये मेन हेडिंग्स आ गई, दूसरा स्टेप पता है क्या होता है? दूसरा स्टेप ये होता है, तुम्हें पता होता है जिस वक्त तुम प्रैक्टिस कर लोगे ये चीज़ तुम्हें और समझ आएगी, मगर मैं भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस बात को, ज़रा सा समझना, बड़ी बारीक बात है। बात ये है कि अब तुमने इस पे कितने पेजेस लिखने हैं? 8। कितने पेजेस लिखने हैं? कितने पेजेस लिखने हैं? अल्लाह की वलियो बोलो, कितने पेजेस लिखने हैं? बोलो। 8। कितने पेजेस लिखने हैं? 8। 8 से 10 की बजाय मैं कहूँगा 8। क्यों 8? आज मैं तुम लोगों का बहुत बड़ा एक मसला हल करता हूँ। अब जब तुम्हें पता है तुमने 8 पेजेस लिखने हैं, तो तुम अब डिसाइड कर सकते हो, मिसाल के तौर पर मुझे पता है, मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ, मुझे पता है मैं इंट्रोडक्शन और अनबॉक्सिंग द टर्म रिन्यूएबल एनर्जी तकरीबन पहले सफ़े पे इसको निपटा लूँगा, ये मुझे अंदाज़ा है, सही है। फिर मुझे पता है जी पोटेंशियल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी में मेरे पास ये वाली जगह पड़ी हुई है, मेरे पास पोटेंशियल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी में मैं, अब ये देखो एनर्जी क्राइसिस के पैराग्राफ में एक चीज़ है मगर मुझे रिन्यूएबल एनर्जी में काम आएगी। ये देखो पोटेंशियल, यही पोटेंशियल है ना, सोलर का ये, टाइडल का ये, इवेंट पावर का ये, हाइड्रो पावर का ये, यही पोटेंशियल होता है ना। ये पोटेंशियल हमने एनर्जी क्राइसिस वाली जगह में एक जगह पर लिया हुआ था। मुझे पता है अब ये नक्शा है मेरे पास, मैं इस नक्शे के साथ खींचा तानी करूँगा तो पोटेंशियल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी वाला जो नक्शा है ये दूसरे सफ़े पे मैं ये सारी बात कर लूँगा, ठीक है। मैं इस बात को खींच के इसको पूरा एक सफ़ा में दे दूँगा, सही है, सफ़ों की कोई कमी तो नहीं है। फिर बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को मुझे कम से कम 3 एक साइडें तो देनी पड़ेंगी। 8 साइडें मैंने लिखनी है ना। मैं बेनिफिट्स पे सोचता हूँ कि भाई 2.5-3 पेजेस मैं बेनिफिट्स के ऊपर लिखूँगा। सफ़ा नंबर 1, सफ़ा नंबर 2, सफ़ा नंबर 3, 4, 5, ये मैं प्लान कर रहा हूँ, इससे कुछ ना कुछ आगे पीछे भी हो सकता है। 3, 4, 5 इधर लिख लूँगा, 2 एक सफ़ों पे इंडेंसेस लिख लूँगा, 6वें और 7वें। 8वें सफ़े पे पाथवेज भी लिख लूँगा और कंक्लूजन भी लिख लूँगा। ये मैंने अपने 8 सफ़, हम लोगों को दरअसल पता नहीं होता कि हमने असल में इतने सफ़ों पे काम करना है। तो हम लोग रैंडमली जब शुरू करते हैं, हमें अब पता नहीं है कि मैंने 2 सफ़ों के बाद किस चीज़ को ख़त्म करना है और हर सूरत ख़त्म करना है। मैंने चैलेंजेस को अब इसके बाद अगले सफ़े पे लेके मेरे पास जाने की गुंजाइश नहीं है, तो फिर मैं इस तरीके कार से लिखूँगा कि वो चीज़ें ज़रा सा कंट्रोल होंगी। वरना तो शुरू में टाइम बहुत होता है, बंदे को आ रहा होता है, पहला टॉपिक भी बंदा वही सिलेक्ट करता है जो उसको अच्छा लगता है। तो बंदा क्या करता है 8-10 बार, उसे क्योंकि पता ही नहीं है ना, वो कहता है जितनी भाई दिमाग में आए उतने बेनिफिट्स लिखूंगा। लिखते लिखते वो 4-5 सफ़ों पे चला जाता है, उसे समझ ही नहीं आती। मगर जब वो पीछे मुड़ के फिर टाइम को देखता है तो उसके लिए मसला बन जाता है। तो आप जब जिस वक्त ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो स्टार्ट में, तो आप उधर खुद को रफ एंड भी दे दोगे अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है। खाला जी का घर नहीं है ये रफ एंड देना। अगर आपने प्रैक्टिस रेलिवेंट की हुई है, फिर आपको पता है कि भाई मैं इंट्रोडक्शन और अनबॉक्सिंग वाली बात कितने सफ़ों पे लिखता हूँ, इस बात को मैं कितने सफ़ों पे लिखूँगा, इस बात को मैं कितने सफ़ों, और देखो ये मेन चीज़ें हैं, इनके ऊपर मुझे अपना सारा 80% ख़मीर अपॉर्चुनिटीज़, प्रॉस्पेक्ट्स, चैलेंजेस और सॉल्यूशंस को ही देना है, ठीक है। अच्छा, तो अब 8 सफ़ों के अंदर तुम देखना कि हम कंटेंट डालते किस तरह। सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ तक तुम लोगों को बात क्लियर होगी कि सफ़ों तक हम लोगों ने प्लान कर लिया है, ठीक है। अच्छा, वेरी गुड। अब दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि अब तुम क्या करोगे, अब तुम अपने लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे। पोटेंशियल का तो हमें पता है यार, यही चारों का पोटेंशियल लिखना है, ये नक्शा है, ये मैं बना दूंगा, इसके ऊपर मैं नहीं करता। बेनिफिट्स के ऊपर मैं ज़रा सा ब्रेनस्टॉर्म कर लेता हूँ, ठीक। बेनिफिट्स के ऊपर सबसे पहला बेनिफिट मुझे क्या है, ये आगे मैंने बेनिफिट्स लिखे हुए हैं। अब देखो वो जो हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं आपके सामने एसेज में या मुख्तलिफ जगहों में, मैं आपको सिखाना ये चाह रहा था कि तुम उससे कंफ्यूज होते हो, इंप्रेस होते हो जी, बड़ा कोई लायक अफलातून आदमी है। अब मेरे पास पीछे ये नोट्स पड़े हुए हैं, अब मैं तब ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकता हूँ। अब मुझे पता है कि पहला पॉइंट क्या है भाई, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो मुझे पता है रिन्यूएबल एनर्जी सबसे पहले क्या है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है रिन्यूएबल एनर्जी। दूसरी बात इसमें क्या है, ये इनएग्जॉस्टेबल एनर्जी है, ठीक। तीसरी बात इसमें क्या है, ठीक है, ये कैपेसिटी प्रॉब्लम्स का जो है वो सोल्यूशन है, सही है।
ये देखो कैपेसिटी प्रॉब्लम्स का आप लोगों के पास सोल्यूशन है। चौथा इसमें क्या है, क्रिएशन ऑफ जॉब्स, सही है। पांचवा इसमें क्या है, हाँ रिलायबल और रीयूजेबल है। छठवें इसमें क्या है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को, ये जो स्मॉल मीडियम साइज इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं इनको सपोर्ट कर सकती है, कॉम्पिटिटिव एज दे सकती है, बिजली सस्ती होगी तो प्रोडक्ट सस्ती बाहर जा सकती हैं और इंटरनेशनल मार्केट में मुकाबला कर सकती हैं, ये बेनिफिट्स हैं। हिंड्रेंसेस या चैलेंजेस क्या हैं, बोलो, हिंड्रेंसेस या चैलेंजेस क्या हैं। सबसे पहले तो हाई अप फ्रंट जो इसकी कॉस्ट है, चैलेंजेस में सबसे पहले हमारे पास क्या है, हाई अप फ्रंट कॉस्ट, सही। हाँ इंस्टॉलेशन कॉस्ट वही आ गई। और क्या है, बोलो, ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च और डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी हम लोगों के पास इतनी अभी मेच्योर नहीं हुई हुई, ठीक है, टेक्निकल इश्यूज हम लोगों को उसके रास्ते में फील करने पड़ रहे हैं। अनअवेलेबिलिटी ऑफ रेलिवेंट मिनरल्स, सोलर के लिए हमारे पास पॉलीमर एल्युमिनियम सिलिकॉन की कमी है, उसके लिए कॉपर एल्युमिनियम की, ठीक है। तो ये हम लोगों के पास चैलेंजेस हैं। मैं तुम्हें समझा ये रहा हूँ कि ये तुम सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे पहले, जिस तरह वक्त गुजरता जाता है एग्जाम में बंदे के ऊपर प्रेशर बनता जाता है, डेटा दिमाग से उड़ता जाता है, इसलिए इस किस्म का एक खाका अगर तुम अपने पास निकाल लोगे 5-7 मिनट के अंदर, रफ रफ जल्दी से, अगर तुम 20 से 25 मिनट के अंदर 4 सवालों का ये खाका शुरू में बना लो तो 2.5 घंटे उसके बाद बहुत होते हैं अपना उसमें लिखो। 2 घंटे में 30-30 मिनट तुम अगर एक क्वेश्चन को दो तो तुम अपना बड़ी आसानी के साथ, बड़े सुकून के साथ अटैम्प्ट कर सकते हो, सही। अब ये तुम्हारे पास चैलेंजेस भी आगे, इसी तरह तुम लोगों के पास सोल्यूशंस आ जाते हैं। सोल्यूशन मैंने आपको बताया कि हमेशा एक ही होते हैं, बस उन्हीं सोल्यूशंस को तुमने याद करके रखा हुआ हो, उनकी तुम्हें ब्रेन स्टॉर्मिंग भी करने की ज़रूरत ना पड़े, बस तुम डायरेक्टली जाके एग्जाम में उन सोल्यूशंस को लिखाओ। अब ये हम लोगों के पास मिसाल के तौर पे नोट्स पड़े हुए हैं। अब देखो कि अब हम इसको राइटिंग के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, सही है। साथ हो मेरे कि नहीं हो, बोलो। अच्छा सबसे पहले तो इस तरह करना ना, इसको रख लेते हैं, इसको साइड में कर लेते हैं। सबसे पहले तुम अपने पास हाशिए लोगे, सही है ना। जब तक तुम्हारे एग्ज़ाम की शीट पे ना हाशिए नहीं है, और हाशिए का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ये इस तरह वो करके ना तो इधर से और इधर से हाशिए लगा के बीच में जी 4 उंगलियों की जगह भी ना छोड़ी, एग्जामिनर को पागल नहीं है। तो हाशिए बिल्कुल बैलेंस्ड किस्म के तुम्हारे पास हाशिए होने चाहिए, सही है, जिधर दरमियान में 4-5-6 लफ्ज़ लिखने की तुम्हारे पास इधर जगह मौजूद हो, सही है। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, सबसे पहले तो वो जिस तरह बंदा जाके बैठता है उसे जल्दी जाके बैठना चाहिए, और अपनी शीट पे ना पेंसिल से लगाते हो, मार्कर से, वैसे प्रेफरेबल ये है, मुझे पेंसिल की लाइनें पसंद होती हैं। अभी मुझे पेंसिल अब मिल नहीं रही, अभी भी आज भी मेरा प्रोग्राम तो नहीं लेने का था, लेट हो गया था मैं, बट मैंने कहा चलो यार आज तुम लोगों की क्लास लेनी बहुत लाजमी हो गई है। अच्छा अब ये मैं साथ ठहरो, अब ये मुझे लगाने दो, सही है, तंग तो नहीं कर रहा हूँ। तंग होने लगे तो बता देना, बस बंद कर देंगे। क्या ख्याल है, अच्छा अच्छा अच्छा, ये हम लोगों ने क्या कर लिया जी, ये हम लोगों ने सब, तुम मुझे नज़र भी आओ ना, टैबलेट को भी ज़रा सामने रखूँ। अच्छा दूसरे की लाइन अब फिर लगाएंगे। अब सबसे पहले मिसाल के तौर पर तुमने लिखना होता है कि सबसे पहले तुमने क्या लिखना होता है, ये अब ज़रा सा मैं टेढ़ी कर लूँगा, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3। कोई भी आपका आंसर है तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर फला, ठीक। उसके बाद सबसे पहले आपकी आ जाती है जी फर्स्ट हेडिंग, इंट्रोडक्शन। अभी मैं आपको सिखाता हूँ कि भाई इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखते हैं, सही है, ठीक। अब इसके आगे जिस तरह मैंने आपको सिखाया था ना, इस क्वेश्चन में मैं क्या लिखूँगा, रिन्यूएबल एनर्जी इज़, अभी मुझे आगे लिखना चाहिए ना, द फ्यूचर
ऑफ द वर्ल्ड, ये मैंने एक सुर्खी दे दी अपने इंट्रोडक्शन, या लाइफ लाइन कह दिया, कुछ भी हम लोगों ने इसको कह दिया, ठीक है। अब आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि 12 से 15 लाइनों का आपने इंट्रोडक्शन लिखने की कोशिश करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बस आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आधे सफ़े तक ना, इधर तक आपका इंट्रोडक्शन ख़त्म हो जाए। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा लंबी कहानी ना हो। खैर आपके पास गुंजाइश ये भी होती है कि आप इस पूरे सफ़े को भी अभी अगर इंट्रोडक्शन के लिए यूज़ करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो, बट प्रेफरेबल ये है कि 15 एक लाइनों के अंदर ना, 15-16 लाइनों के अंदर अगर तुम अपनी बात को समझा दो तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। सही है। अब देखो, इससे हमारी थीसिस स्टेटमेंट तो डिराइव हो गई। थीसिस स्टेटमेंट तो हम लोगों ने बना ली कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी का बड़ा पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल हमें बहुत सारे बेनिफिट्स दे सकता है, मगर उसके रास्ते में कुछ हिंड्रेंसेस हैं जो हमें सोल्यूशन करने की जिनको ज़रूरत है। ये तो हम लोगों का स्टांस जो आ गया, क्योंकि ये एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन है, नैरेटिव टाइप का क्वेश्चन है, तो हम इसको डिस्क्राइब कर देंगे, ये तो हमारा स्टांस आ गया। मगर इंट्रोडक्शन में जैसे कि आप लोगों को पता है कि सबसे पहली चीज़ इंट्रोडक्शन में क्या होती है, हुक्स, ठीक, अटेंशन ग्रैबिंग। आपने अगले बंदे की अटेंशन ग्रैब करनी है। आपने 5-6 लाइनों के अंदर, मतलब है कि 2 सेंटेंसेस के अंदर, जिनको स्टार्टर्स कहते हैं, मैंने आपको बताया कि आपने 5 से 6 लाइनों के अंदर अगले बंदे की अटेंशन हासिल करने की कोशिश करनी है। इस अटेंशन को हासिल करने के 20 तरीके हैं। सही है। हम लोग मैं ज़्यादातर प्रेफर ये करता हूँ कि कॉन्टेक्स्ट अगर बात का दे दिया जाए ना, कॉन्टेक्स्ट से मुराद ये कि रिन्यूएबल एनर्जी की उसने बात की है, उसके चैलेंजेस पे बात की है, तो इसकी उसने बात क्यों की है, इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस है। उसने एनर्जी क्राइसिस नहीं पूछा हुआ क्वेश्चन में, हम लोग नीचे बॉडी में भी नहीं डिस्कस करेंगे इतना, मगर इस बात का, इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट क्या है कि पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस है जो पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी को चैलेंजेस पेश कर रहा है। उससे निकलने के लिए हमें जो रास्ता इख्तियार करना है वो रिन्यूएबल का है। रिन्यूएबल का बड़ा पोटेंशियल है, रिन्यूएबल के बड़े बेनिफिट्स हैं, मगर उसके रास्ते में कुछ चैलेंजेस हैं जिन्हें हमें हल करना है ताकि हम एक सस्टेनेबल फ्यूचर तक पहुंच सकें। ठीक, ये हम लोगों का पूरा लिखने का एक स्टाइल होगा। अब हम 2 स्टार्टर्स लिखेंगे, अब हम 2 जुमले लिखेंगे जिनमें हम अपनी बात को पेश करने की कोशिश करेंगे। सही है। अब सबसे पहले हम लोग कह देते हैं जी, 2 जुमले हम लिखेंगे कि भाई हम कह देते हैं कि पाकिस्तान का जो एनर्जी क्राइसिस है वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ के रास्ते में या डेवलपमेंट के रास्ते में जो है वो मुश्किल बना हुआ है। देखना, बिल्कुल सिंपल हमने रहना है, हमने कोई बहुत बड़े अंग्रेज़ी के पहाड़ नहीं तोड़ने हैं, हमने कॉन्सेप्चुअल रह के ना बात करने की कोशिश करनी है। अब देखना 10 से 15 लाइनों के अंदर हम लोग किस तरह अपनी बात को पेश करते हैं। इधर से नीचे एक ये वाली लाइन छोड़ दोगे, इधर से तुम बात को शुरू करो कि भाई पाकिस्तान का जो एनर्जी क्राइसिस है, पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस, क्या लिखेंगे हम लोग, एक बड़ा थ्रेट है, इज़ ए सिग्निफिकेंट, इज़ ए सिग्निफिकेंट थ्रेट किस चीज़ के लिए, सिग्निफिकेंट थ्रेट है, ये सिग्निफिकेंट हर्डल है, ये सिग्निफिकेंट चैलेंज है किस चीज़ के लिए, उसके इकोनॉमिक, टू इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर लो। ठीक, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर लो, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लो। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में दरअसल और भी बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी ना, तो ये इसको इनकम पास कर लेगा। सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने ये लिख ली, हमने कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए कि बात का कॉन्टेक्स्ट हम लोगों के पास ज़ाहिर हो जाए। अब ये हम लोगों के पास एनर्जी क्राइसिस क्यों है, ये किस तरीके कार से, अब हमने कहा था ना कि एनर्जी क्राइसिस है वो एनर्जी सिक्योरिटी को हर्ट कर रहा है। ठीक है। अब इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं इस इंट्रोडक्शन को सारे का सारा रिन्यूएबल एनर्जी पे ही लिख सकता हूँ। मैं शुरू से इस बात से शुरू कर सकता हूँ, ये इनएग्जॉस्टेबल एनर्जी होती है, सारी दुनिया इसके ऊपर आ रही है, इसके बड़े पोटेंशियल है पाकिस्तान के पास भी, और फिर इस तरह करके भी मैं इस इंट्रोडक्शन को लिख सकता हूँ। मैं कोटेशन से भी इस इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं कॉन्टेक्स्ट से भी इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं स्टोरी टेलिंग से भी इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकता हूँ। 10 तक पहुँचने के बहुत सारे तरीके हैं। 2 जमा 2 भी 10 होता है, 2 ज़रबे 5 भी 10 होता है, 20 तकसीम में 2 भी 10 होता है, मगर मकसद है 10 तक पहुँचना। सही है। तो हम लोगों ने अभी कॉन्टेक्स्ट सेट करके पहुँचे, मैं ज़्यादातर कॉन्टेक्स्ट लिखता हूँ। हर बंदा सारी चीज़ों पे माहिर नहीं होता है। तुम लोगों का ये इशू है कि तुम कहते हो जी किसी ने कहा था क्वेश्चन लिखना, तो क्वेश्चन लिखने वाले तरीके से शुरू कर देते हो। कोई कहता है नहीं यार कोड से शुरू करते हैं, तुम कोटेशन से शुरू कर देते हो।
कोई कहता है नहीं यार कॉन्टेक्स्ट से शुरू करते हैं, तुम कॉन्टेक्स्ट से शुरू कर देते हो। असल मकसद है टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना, तुम जिस तरह कंफर्टेबल हो इंट्रोड्यूस करने में यार तुम करो ना, सही है। तो इसको तुम लोगों ने अपने ऊपर जो जितना बड़ा बोझ बनाया हुआ है, ये इतना बड़ा बोझ है नहीं है। अच्छा, अब हम इसको एनर्जी सिक्योरिटी से किस तरह लिंक करेंगे कि भाई ये जो सप्लाई और डिमांड का गैप बढ़ रहा है ना, असल में एनर्जी क्राइसिस क्या है? सप्लाई और डिमांड के दरमियान जो गैप है उसको क्राइसिस कहते हैं, सही है। तो हम लोगों को वो जो डिमांड और सप्लाई का गैप बढ़ रहा है, उसकी वजह से हमें फॉसिल फ्यूल्स बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से फिर हमारा कैपेसिटी पेमेंट्स का भी इशू है, हमारे ऊपर कर्जा भी बढ़ता है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी भी जो है वो ख़तरे में आ जाती है, सही है। तो हमने क्या बात करनी है कि ये जो सप्लाई और डिमांड का गैप बढ़ रहा है, इसकी वजह से हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं फॉसिल फ्यूल्स, उसकी वजह से हमारी एनर्जी सिक्योरिटी भी ख़तरे में पड़ती है और हमारी इकॉनमी भी ख़तरे में पड़ती है। तो हम क्या कहेंगे कि भाई विद अ ग्रोइंग, ठीक है, कोई चीज़ मिस कर लूँ तो उसको माफ़ करना है, अब जल्दी में मुझे भी, विद अ ग्रोइंग कोई हो जाए मिसिंग तो फिर मुझे बता भी देना है। ग्रोइंग क्या? डिमांड एंड सप्लाई गैप, डिमांड एंड सप्लाई भी नहीं लिखेंगे हम, डिमांड सप्लाई बस इसी तरह लिखा जाता है, सही है। विद अ ग्रोइंग डिमांड सप्लाई गैप एंड, ठीक, रिलायंस ऑन क्या? फॉसिल फ्यूल्स, रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, इससे क्या हुआ? द कंट्रीज एनर्जी सिक्योरिटी इज एट रिस्क, सही है। अब तुम लोग अक्सर इस तरह करते हो कि जो दिमाग में पूरी कहानी पढ़ रही होती है उसी को उर्दू में ट्रांसलेट करके फजूल किस्म का दा भी आ भी बीच में कोई इतनी चीज़ें खुद से डाल रहे होते हो। ये इंग्लिश है यार, एक्सप्रेशन को समझो। हमने क्या कहा? पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस इज़ अ सिग्निफिकेंट हर्डल टू इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक। विद द ग्रोइंग डिमांड सप्लाई गैप एंड रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, द कंट्रीज एनर्जी सिक्योरिटी इज़ एट रिस्क, सही। अब हम लोगों ने क्या करना है? अब हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट दे दिया है, हम लोगों ने दो स्टार्टर्स दे दिए हैं, हम लोगों ने क्या कर दिया? चलो ये मैं देखूं, फिर मैं इससे तुम्हें हाईलाइट करके समझाऊंगा। हम लोगों ने अब 1 2 3 4 5 6, 5 से 6 लाइनों के अंदर तुम लोग अपना कॉन्टेक्स्ट दोगे। ये ना हो कि कॉन्टेक्स्ट इतना लंबा हो जाए कि एग्जामिनर पढ़ पढ़ के बोर हो जाए, कि वो कहे कि ये तो मेन टॉपिक की तरफ आ ही नहीं रहा है। ऐसे मैंने एनर्जी क्राइसिस पे तो सवाल नहीं दिया कि ये अल्लाह का वली जो है ये एनर्जी क्राइसिस की तरफ सीधा हो गया है, नहीं। 5 से 6 लाइनों के अंदर तुमने अपना कॉन्टेक्स्ट जो है बस उसको फारिग करना है, सही है। एक दफ़ा तुम लोगों का कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गया, अब आ जाओ अपनी बात की तरफ। हमारी बात क्या है? हमारी बात ये है, सही है। हमारी बात क्या है? हमारी बात ये है, पोटेंशियल भी है, बेनिफिट्स भी हैं, उसके रास्ते में इंट्रेंसेस हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। ये असल में हम लोगों की बात है। अब इस बात को मैं जोड़ने की कोशिश करता हूँ कि इज़ एट रिस्क। अब मैं कहता हूँ जी हाउएवर, क्योंकि अब मैं बिल्कुल ही दूसरों को आईना दिखा रहा हूँ ना। अब इस बात को तुम बहुत तरीक़ों से लिख रहे हो, मेरे माइंड में जो आ रही है मैं तुम्हें समझाने के लिए बस उस तरीके से लिख रहा हूँ, बात को समझना है, ठीक है। हाउएवर, अब मैं बताऊंगा कि भाई तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है, ठीक है। देयर इज़ वन वेरी प्रॉमिसिंग रे ऑफ होप, मैं लिख लेता हूँ, देयर इज़, ठीक, वन वेरी प्रॉमिसिंग रे ऑफ होप दैट, वो क्या कर सकती है? दैट कैन हेल्प अवर्ट दिस चैलेंज, दैट कैन हेल्प, टू अवर्ट कभी भी नहीं होता, हेल्प अवर्ट, हेल्प अवर्ट दिस चैलेंज, सही है। कौन सा चैलेंज? कौन सा चैलेंज? कौन सा चैलेंज? कंट्रीज की एनर्जी सिक्योरिटी का चैलेंज, एनर्जी क्राइसिस का चैलेंज, सही है। अच्छा, अब वो रे ऑफ होप क्या है? अब वो रे ऑफ होप क्या है? वो है पाकिस्तान की रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। हम क्या लिखेंगे? पाकिस्तान रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। अब सबसे पहले इनमें क्या है? इनके अंदर पोटेंशियल है। पाकिस्तान रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैव दी पोटेंशियल, ठीक। सबसे पहले इनमें क्या है? हैव दी पोटेंशियल
अब देखना कहानी बुननी है। हैव दी पोटेंशियल, हैव दी पोटेंशियल, किस चीज़ का पोटेंशियल है इनके अंदर? बेनिफिट्स देने का। किस चीज़ का पोटेंशियल है? बेनिफिट्स देने का। एग्जामिनर ने क्वेश्चन में जो जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको अब तुमने सुई धागे के साथ सिलाई करके उनको आपस में रिलेट करना है। तो सबसे पहले क्या तुम लिखोगे? रिसोर्सेज हैव दी पोटेंशियल, किस चीज़ का? टू गिव इनॉर्मस या टू गिव अमटीन, अनगिनत बेनिफिट्स, टू गिव अमटीन बेनिफिट्स। अब अगर पाकिस्तान रिलेटेड क्वेश्चन है तो पाकिस्तान के साथ जोड़ देना, पाकिस्तान रिलेटेड नहीं है तो ठीक हम कर लेते हैं मिसाल के तौर पे ये पाकिस्तान रिलेटेड क्वेश्चन है तो टू पाकिस्तान, टू पाकिस्तान। मगर शर्त क्या है? मगर शर्त क्या है कि चैलेंजेस हल हों। कैसे? गिव अमटीन बेनिफिट्स टू पाकिस्तान, मगर शर्त क्या है? अब शर्त लिखने का तरीका देखो, प्रोवाइडेड दैट, ये बड़ा अच्छा तरीका है, प्रोवाइडेड दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखो चैलेंजेस में हम इसी चीज़ पे पहुंचे थे कि टेक्निकल स्किल्स हम लोगों के पास नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों के पास कमज़ोर है, फाइनेंशियल हम लोगों को मसाइल है। प्रोवाइडेड दैट इंफ्रास्ट्रक्चरल, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल चैलेंजेस क्या? आर एड्रेस्ड, बल्कि आर इफेक्टिवली एड्रेस्ड, आर इफेक्टिवली एड्रेस्ड। आया हमने इन सारी चीज़ों को जोड़ लिया, पोटेंशियल को बेनिफिट से, बेनिफिट्स को हिंड्रेंसेस से, हिंड्रेंसेस को पाथवे से। बात को समझो। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 लाइनों के अंदर, लेस देन 15 लाइंस के अंदर मैंने कहा है कोटेशन तो ही मियाँ लगा सकते हो। सही है, कोटेशन अगर तुम्हारे पास कोई इस किस्म की रेलेवेंट कोटेशन है तुम लगा सकते हो, मगर कोई सवाल होते हैं वो कोटेशन से शुरू करने के होते हैं, कोई सवाल होते हैं कॉन्टेक्स्ट से शुरू करने के होते हैं, कोई सवाल होते हैं बैकग्राउंड से, हिस्ट्री से शुरू करने के होते हैं। ये फिर सेंस है जो साथ साथ डिवेलप होगी, इसलिए मैं बड़ी आसान करके बड़ी जेनेरिक रह के तुम्हें वो प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ कि जो आगे तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें काम आए। ठीक है, अच्छा अब ये देखो ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। अब इस इंट्रोडक्शन को हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं हमें क्या समझ आती है। अब देखो, Pakistan's energy crisis is a significant hurdle to its economic growth and development. With a growing demand-supply gap and reliance on fossil fuels, the country's energy security is at risk. However, there is one very promising ray of hope that can help avert the challenge. Yeah, that can help avert this challenge. Pakistan's renewable energy resources. Pakistan renewable energy resources have the potential, नंबर 1 चीज़, टू गिव अमटीन बेनिफिट्स। देखो, हैव दी पोटेंशियल, नंबर 1 चीज़, टू गिव अमटीन बेनिफिट्स। दूसरी चीज़, प्रोवाइडेड दैट इंफ्रास्ट्रक्चरल, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल चैलेंजेस। तीसरी चीज़, आर इफेक्टिवली एड्रेस्ड। चौथी चीज़, ये हम लोगों ने, अगर इसको तुम एक 2 लाइनें मज़ीद देना चाहते हो तो ये कह दो कि अगर यार ये चैलेंजेस अगर इफेक्टिवली एड्रेस हो जाते हैं तो पाकिस्तान वुड बी स्टैंडिंग शोल्डर टू शोल्डर, पाकिस्तान वुड सून बी स्टैंडिंग शोल्डर टू शोल्डर विद डेवलप्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। अगर तुम इसको ज़रा मज़ीद भी आगे 1-2 लाइनें अगर देना चाहते हो, ज़रा सा लेंथ इसकी 17-18 लाइन्स तक लेके जाना चाहते हो तो तुम ये काम करोगे, वरना 15 लाइनों के अंदर अपना मौक़िफ़ उठाकर एग्जामिनर के सामने रख दो। क्वेश्चन को हम आखिर में देखेंगे। सही है यार, सब पॉइंट्स मैंने इसके अगर लिखे हैं ना, तुम पोटेंशियल के 1-2 लिख दो, नहीं अगर नहीं लिखते तो किसी के भी ना लिखो। सही है, ये अब मेरे माइंड में इस तरह आ रहा था, मुझे चीज़ इस तरह अच्छी लग रही थी तो मैंने उसको इस तरह कर दिया। ये कोई बंदा भी ना ये तुम्हें रॉकेट साइंस की तरह, कोई एब्सोल्यूट कुरान के हरफों की तरह नहीं समझा सकता। ये कोई कुरान के हरफ नहीं है। तो हम लोगों का सबसे बड़ा इशू ये, हम अगले से पूछते रहते हैं कि वो था ना, वो बनी इसराइल का वो क्या था, बैल, सर काला हो कि सफ़ेद हो, सींग हो कि बगैर सींगों वाला हो, छोटे सींगों वाला हो कि लंबे सींगों वाला हो, उम्र कितनी हो, दांत कितने हो, दुम लंबी हो कि छोटी हो। तो ये वो वाली बातें हैं।
समझो, असल मकसद इंट्रोडक्शन का ये है कि तुमने जो सारी बात करनी है, और तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, बात ही कहूँगा, जो तुमने जो सारी बात करनी है वो एग्जामिनर को पता लग जाए, रोड मैप उसको मिल जाए। रोड मैप क्या है? अब इसमें रोड मैप क्या निकला? रोड मैप ये निकला अल्लाह के वलियो कि भाई एनर्जी क्राइसिस है पाकिस्तान में। इससे करता हूँ भाई, क्या है? एनर्जी क्राइसिस है पाकिस्तान में, और वो एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर असर डाल रहा है, और पाकिस्तान को अब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना चाहिए क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है जो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स दे सकता है। मगर शर्त यह है कि जो चैलेंजेस हैं उसके रास्ते में उनको इफेक्टिवली हल किया जाए। असल में ये हमने इंट्रोडक्शन दी है। असल बात ये है, ये नहीं है कि मैंने चैलेंजेस के साथ कोई एक दो बातें लिखती हैं ये असल बात ये है कि ये जो मैंने उसको रोड मैप दिया है वो इंट्रोडक्शन इस रोड मैप के लिए पढ़ रहा है। असल में उसको ये रोड मैप क्लियर हो जाना चाहिए कि जो मैंने उससे सवाल किया था, इसने उस सवाल का मुझे इंट्रोडक्शन में रोड मैप क्या दिया है। लकीर के फ़कीर नहीं बनना तुम लोगों ने, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करो। लकीर के फ़कीर कोई भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी कमीशन में नहीं निकला है, समझियो। हाँ, अच्छा, अब दूसरी चीज़, अब मैं बड़ी मज़े मज़े की चीज़ों की तरफ आगे आऊँगा। इंट्रोडक्शन से अब निकल गए हम, अब मैं तुम्हें बड़ी आउट क्लास चीज़ों की तरफ लेके आने लगा हूँ और तुम्हें उनका मज़ा भी बहुत ज़्यादा आएगा। दूसरी चीज़ हमने तय की थी कि भाई हम क्या लिखेंगे, हम अनबॉक्सिंग द टर्म रिन्यूएबल एनर्जी लिखेंगे। अब मैं नोट्स की तरफ भी आ रहा हूँ, ये दूसरी आ रही है, इसको इस तरह कर लो ज़रा। दूसरी क्या है? अब देखो, एक लाइन मैंने इधर छोड़ दी है, ये वाली लाइन, इधर भी मैंने एक लाइन छोड़ दी है, सही है। इधर तुम ये करोगे ना, तुम्हारे पास टाइम होगा आखिर में तो इसके नीचे ज़रा सा इस तरह कर लेना, तो ये ज़रा प्यारा भी लगने लग जाएगा, और ये जो लाइन का गैप है ना ये भी नेचुरली, ताकि एग्जामिनर को पता लगे यार ये इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन लिखने हुए है, इधर नीचे भी लाइन छोड़ी, ऊपर भी छोड़ी हुई, साफ़ सुथरा, इधर उधर हाशिए लगे हुए हैं, दरमियान में बड़ा खूबसूरती से बड़े अच्छे राइटिंग एक्सप्रेशन के साथ बच्चे ने इंट्रोड्यूस कर दिया कि सर जी मैं आपके साथ ये बात करना चाहता हूँ। ठीक, दूसरी बात, अनबॉक्सिंग द टर्म रिन्यूएबल एनर्जी, समझ गए हो? ये हम लोगों ने अपनी दूसरी हेडिंग लिख दी, सही है। अब इस हेडिंग के लिए ना हम लोगों के पास किधर है, अब ये चीज़ लिख लो सबसे पहले तुम कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी क्या चीज़ है। ठीक, अब देखो हमने क्या कहा, एनर्जी फ्रॉम अ सोर्स दैट डज नॉट डिप्लीट व्हेन यूज सच एज विंड, सोलर एंड हाइड्रो पावर, यही बात हमने की। इस बात को ये एक लाइन छोड़ के इधर से शुरू करके ये बात तुम लोगों ने लिख लेनी है। ये बात तुमने लिख ली अल्लाह के वलियो, फिर उसके बाद तुमने क्या करना है, फिर उसके बाद तुमने अपने इस उलू के पट्टे जहन का इस्तेमाल करना है। इधर तुमने लिखना है एनर्जी, सही है। एनर्जी की कितनी किस्में होती हैं? नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर होती है, विंड होती है, हाइड्रो पावर होती है, बायोगैस के बायोगैस ही होती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इधर तुम्हारे पास ऑयल होता है, गैस होती है, डीजल होता है, मिसाल के तौर पे ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, सही है। तो इसको अब तुमने इस तरह देखो ज़रा से, इस फॉर्म में तुमने ज़रा अपना दिमाग भी लगाना है, ज़रा हमने अब लाइनें शाइनें भी पूरी करनी है, ज़रा हमने सफ़े भी भरने हैं, ज़रा हमने, ठीक है। हाँ, नॉन रिन्यूएबल ये उल्टा लिख दिया, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, सही है। बात का मकसद समझना, समझो, ये तुम लोगों ने ज़रा सा अपने दिमाग को भी यूज़ कर दिया कि भाई एनर्जी होती है, एक सारी रिन्यूएबल होती है, एक नॉन रिन्यूएबल होती है। नॉन रिन्यूएबल में ये है, रिन्यूएबल में ये है। हम लोगों का ये वाला नेक पार्ट भी हम लोगों ने लिख लिया, सफ़े का भी हम लोगों ने खासा अच्छा खासा हिस्सा भी ले लिया, और एग्ज़ामिनर को बड़ी आसानी से हमारी बात समझ भी आ गई। उसको बड़ा खूबसूरत लगा कि यार इसने कोई बकवास नहीं की, कोई फजूल बातें दो दो सफ़ों की नहीं लिखी, साफ़ सुथरा बच्चे ने 10 से 15 लाइनों में अपना इंट्रोडक्शन लेके मुझे अपनी बात समझाई है। उसके बाद डायरेक्टली बच्चा जो है वो अपना नेक पार्ट लिखने के ऊपर आ गया। ठीक है, नेक पार्ट आप लोगों ने लिख लिया। उसके बाद आप दूसरा क्या काम करोगे, उसके बाद दूसरी चीज़ होगी पोटेंशियल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। पोटेंशियल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी में तुम क्या करोगे, ये तुम्हारे पास पोटेंशियल है। अब इसकी हेडिंग ऊपर और थी,
तुम इधर अपने पास हेडिंग क्या बनाओगे, इधर नंबर 3 पे आ जाओ, नंबर 3, ये एक लाइन ऊपर वाली है, इसको एम ही छोड़ दो, पहले ही छोड़ दो, ठीक है। तुम अपने पास हेडिंग क्या दोगे कि भाई पोटेंशियल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, सही है। इसमें अब ये हमारे पास एक चीज़ थी, ये भी थी, ये भी थी, ये भी थी, अब ये दोनों हमारे काम की नहीं है। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, इफ पाकिस्तान merely utilizes 0.071% of the country areas for solar PV, it would be enough to meet Pakistan's energy demand। नीचे ये नक्शा इस तरह करके बनाना है ना कि समझो, ये सही है। इधर अब सिंध को बंद कर दो, ये तुम्हारे पास पंजाब आ गया, सही है, ये बलूचिस्तान आ गया, ये ऊपर से गिलगित बल्तिस्तान आ गया, सही। ठहरो उसको इससे बनाऊँ, तुम्हें ज़रा सा समझ आए कि मैंने क्या किया है, सही है। ये तुम्हारे पास नक्शा बन गया। इस नक्शे की तुम मार्किंग कर दोगे कि भाई इधर हम लोगों के पास इस तरह कि इतना सोलर पोटेंशियल है, इतना टाइडल पावर पोटेंशियल है, इतना विंड पावर पोटेंशियल है, इतना हाइड्रो पावर पोटेंशियल है, ठीक है। ये तुम लोग इसको नीचे फिर तुम इस तरह मार्क भी करोगे कि भाई ये वर्ल्ड बैंक है। अगर नीचे कोई एक आध लाइन रह गई है, इधर 2-3 लाइनें तुम खुद से लेके इस सफ़े को तुम कंप्लीट कर लोगे। ये सफ़ा तुम्हारे पास बन भी गया, और कितने टाइम में बन गया, 3 से 4 मिनट नहीं तो 5 मिनट में तुम ये 3 से 4 मिनट भी मेरे हाल से नहीं लगते हैं, ताकि तुम 2-2.5 मिनट के अंदर ये सफ़ा कवर करो, ठीक है। समझो ये जो डायग्राम्स वाली चीज़ें होती हैं ये एकदम सफ़ा भरने के काम भी आती हैं, तुम्हें स्पीड भी देती हैं, और एग्जामिनर को ये चीज़ें अच्छी भी लगती हैं। तो इस किस्म की चीज़ ताकि तुम, अभी देखो मेरे 1 मिनट भी नहीं लगा, मैंने तुम्हें समझा दिया। तो अगर यही मैंने बनाना होता तो 2 मिनट मैक्सिमम लग जाते, ये वाला सफ़ा मैं कवर कर लेता, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी चीज़ हम लोग क्या लिखेंगे, बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, सही है। तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाएगी बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। हमारे पास कितने नंबर की हेडिंग हो जाएगी, चौथे नंबर की। ये देखो बाहर मैं अपनी मेन हेडिंग्स बाहर दे रहा हूँ, ये लाइन है, अच्छा ये लाइन नज़र आ रही है तुम्हें कि नहीं आ रही, ये लाइन है। अब हम क्या लिखेंगे, बेनिफिट्स या बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अब मेन हेडिंग मैंने दे दी, दे दी। अब इसके नीचे सब हेडिंग में नीले मार्कर से दूंगा, समझो बात को। सबसे पहले हमने कहा था कि भाई ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है। सबसे पहले हमने क्या कहा था, मैंने तुम लोगों को क्लास में एक बात कही थी, मैंने क्लास में तुम्हें बात की कही थी कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एनवायरनमेंट फ्रेंडली नेचर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। मैंने इसके नीचे इस तरह की डिटेल इसलिए नहीं लिखी हुई कि जब भी वक्त आए तो मैं इसको पैराग्राफ में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इस चीज़ के ऊपर पैराग्राफ लिख सकता हूँ। यही बात हुई थी हम लोगों की, यही बात हुई थी। अब मज़े की बात, अब तुम्हें यहाँ से मज़ा आना शुरू होगा बातों का, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली ये किस तरह है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोगों ने कह दिया कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ये वाली लाइन छोड़ दोगे तुम लोग, इधर से शुरू करोगे। सबसे पहले तुम क्या कहोगे, सादी सी बात है, रिन्यूएबल एनर्जी इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, ठीक। अब ये किस तरह इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि ये फाजिल फ्यूल्स के बगैर जो है वो एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है। यही बात है कि आखिर में क्वेश्चन करना यार, असल क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी इज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली। क्यों एनवायरनमेंट फ्रेंडली, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी जो है वो बगैर फॉसिल फ्यूल के जलाए के पैदा करती है। क्या लिखोगे, इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी, किस तरह पैदा करती है, इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी विदाउट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स, इससे क्या होता है, जुमला ख़त्म, छोटे छोटे जुमले। इससे क्या होता है, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है और जो एयर पोल्यूशन है उसमें कमी होती है। समझो, जब फॉसिल फ्यूल नहीं जलते तो क्या होता है, दिस रिड्यूसेस। असल में ये तरीका है आर्ग्यूमेंटेशन करने का, ग्रीन हाउस गैस एमिशन और ग्रीन हाउस गैस एमिशन को ये काम करती है, और दूसरी चीज़ ये किसको काम करती है, एयर पोल्यूशन को काम करती है।
गैस एमिशन एंड एयर पोल्यूशन। यही बात है कि नहीं है? सोलर, विंड, हाइड्रो पावर क्या करते हैं? ये कोई टॉक्सिक वेस्ट भी पैदा नहीं करते हैं। सही है। जिस तरह देखो हम लोग वो उससे बनाते हैं यार, वो जो एटम बम वाली होती है, क्या, न्यूक्लियर एनर्जी। देखो न्यूक्लियर एनर्जी कितने किस्म का टॉक्सिक वेस्ट तुम्हारे पास पैदा करती है। फॉसिल फ्यूल जो तुम्हारे पास एयर पोल्यूशन में कितना टॉक्सिक वेस्ट पैदा करते हैं। मगर ये जो सोलर, विंड और हाइड्रो पावर है, ये क्या करती है? ये क्या करती है एटसेट्रा, ये सारी क्या करती हैं? प्रोड्यूस नो टॉक्सिक वेस्ट। नो टॉक्सिक वेस्ट। इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? इससे प्रोटेक्शन होती है। हाँ बिल्कुल, क्लीन एनर्जी। इससे एनवायरनमेंट की, इकोसिस्टम की प्रोटेक्शन होती है। दे प्रोटेक्ट। मैं पैराग्राफ डेवलप करना, आर्ग्यूमेंट डेवलप करना सिखा रहा हूँ। फिर एक और चीज़ के ऊपर भी आता हूँ। दे प्रोटेक्ट वाटर सोर्सेज, समझो, एंड इकोसिस्टम। इससे क्या होता है? इससे क्या होता है देखना। दिस हेल्प्स कॉम्बैट क्या चीज़? क्लाइमेट चेंज। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो कि नहीं? अब मैं तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ बड़े मज़े की। अब अगर तुम इसको इस तरह नहीं लिखना चाहते, तुम इसको इस तरह भी लिख सकते हो। मेरी बात को समझना। रिन्यूएबल एनर्जी, नीचे लिखो भाई, जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी विदाउट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फिर क्या होता है? रिड्यूसेस ग्रीन हाउस, देखना अब इसको मैं कितने मजे का बनाऊंगा, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड एयर पोल्यूशन, प्रोटेक्ट्स इकोसिस्टम, और फिर क्या होता है? किससे लड़ने में मदद देती है? कॉम्बैट क्या? क्लाइमेट चेंज। अब देखना, ये स्केल से तुम करोगे। अच्छा, ये मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। ये क्या बन गया? पूरा सफ़ा भी तुमने ले लिया और तुमने एक फ्लो चार्ट भी बना लिया। तुम अगर इस तरह लिखना चाहो तुम इस तरह लिखोगे, तुम इस तरह नहीं लिखना चाहोगे तुम इस तरह लिखोगे। तुम बाउंड नहीं हो कि तुम पैराग्राफ ही लिखोगे। तुम बाउंड नहीं हो कि तुम पैराग्राफ ही लिखोगे। समझियो बात को? अच्छा, फिर मैं तुम्हें एक और मज़े की बात बताता हूँ। तंग हो रही हो तो छुट्टी कर लेते हैं, फिर आगे मज़ीद किसी और दिन करेंगे। हाँ अच्छा, ब्लॉक करो ये जोजो को, इस उल्लू की पट्टी को छुट्टी चाहिए। इसको निकालो क्लास से अभी 1 सेकंड के अंदर। अली 1 सेकंड के अंदर इसको निकालो क्लास से। अच्छा अब देखो। अच्छा जी, अच्छा 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 अच्छा। अब हम लोगों ने क्या लिखना है? उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोगों के पास क्या था? उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोगों का था कि भाई ये इनएग्जॉस्टिबल है। सही है। तो दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे? इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी। अच्छा, फिर एक और तुम्हें मैं आपको मज़े की बात बताऊं। सही है। एक और मज़े की बात ये है, ऑप्शनल पेपर और कंपलसरी पेपर लिखने का एक तरीका ये है। आप में से जो बच्चे उस लेवल तक पहुंच गए हैं, ये उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। आपको पता है ना, आपने इस पर 3 पेजेस लिखने हैं तकरीबन। एक पेज, दूसरा पेज, इसके बाद ये तीसरा पेज। तो आप अपने अंदाजे के मुताबिक, अब आपको तो पता है कि मैंने इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी पे कितना एक लिखना है और क्या लिखना है। कोई डायग्राम बना के पूरी जगह लेनी है, याद ही लेनी है। ये देखो इधर में, अब अंदाजे के मुताबिक ही मुझे पता है मैं इसमें लिख लूँगा। तो लोग ये फेल बाद में करते हैं, पहले नीले मार्कर वाला सारा काम मुकाते हैं
हेडिंग्स, सब हेडिंग्स वाला सारा काम मुकाते हैं, उसके बाद फिलिंग करते हैं। तो एक तरीका ये है, मगर इसके लिए ज़रा सा तजुर्बा चाहिए, मगर ये बहुत इफेक्टिव तरीका है। और जो बच्चे कहते हैं ना कि हमसे टाइम मैनेजमेंट नहीं होती, तो टाइम मैनेजमेंट में आखिर में आके नहीं, ये तरीका सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। और इस्लामियात और मुख्तलिफ पेपर्स जिनमें मैंने आपको बताया कि थीम होती ही नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, उसमें तो तुमने डायरेक्टली तैयार करके रखा हुआ हो, तुम्हें पहले से पता हो कि भाई मैंने ज़कात की वो मसारिफ पे इतनी जगह लेता हूँ, मैं फ़लाँ चीज़ पे इतनी जगह लेता हूँ, देखो सब्ज़ नंबर बत्तियाँ, और तुम्हें बड़े बड़े ओहदे चाहिए, और प्रैक्टिस तुम्हारी खाक भी ना हो, तुम्हें इतना भी ना पता हो कि तुम्हारे हाथ को ही ना पता हो कि भाई तुम मसारिफ ऑफ ज़कात कितनी जगह पे लिखते हो, इन एग्जॉस्टेबल एनर्जी पे तुम्हारे पास कितना सा कंटेंट है। और एक चीज़ बताऊं, कंटेंट ना भी हो ना यार, इतनी जगह भरना खाला जी का घर है, इतना पूरा सफ़ा भरना ना खाला जी का घर है, अभी 2 बातें लिख के मैं इस पूरे सफ़े को इस तरीके कार से भर सकता हूँ। समझियो। तो जो बच्चे कहते हो सर रोज जी किधर से 8-10 पेजेस लिखें, तो ये तरीके होते हैं। 8-10 पेजेस लिखना स्मार्ट स्टडी है सारी। ये नहीं तुम डेटा ही याद करते हो कि डेटा ही लिखेंगे तो सफ़े भरेंगे। डेटा को डालने का देखो, प्रेजेंटेशन वाले लेक्चर में मैंने तुम्हें सारे तरीके सिखाए, सही है। अब लिखो सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ कैपेसिटी पेमेंट्स। कैपेसिटी पेमेंट्स, अब मुझे पता है मैंने इसके ऊपर क्या बात करनी है, कैपेसिटी पेमेंट्स के ऊपर मैं बात अपनी करूँगा। ठीक, इसको हम नीचे कर लेते हैं, सही है। फिर इसके ऊपर मज़ीद हम कुछ लाइनें लगा लेते हैं, और ये हमने लाइन लगा दी। अब हम इधर आ जाते हैं, कितने पॉइंट्स लिख लिए थे हमने, 1 2 3 3 पॉइंट्स लिख लिए थे। अब ये देखो, एक सफ़ा भी हो गया, दूसरा सफ़ा भी हो गया, ये तीसरा सफ़ा आखिरी सफ़ा है मेरा। ये मैंने किधर प्लान किया था, ये मैंने अपनी शुरू में स्केचिंग करते वक्त प्लान किया था कि मैं 5वें सफ़े तक इस पे जाऊंगा, 6ठे सफ़े पर प्रेस पे नहीं जाऊंगा, फिर मैं आगे एंट्रेंसेस के ऊपर आ जाऊंगा। समझो बात को। अब इसी चीज़ को तुम 9 सफ़ों पे भी लेके जा सकते हो, अभी तुम्हें लंबा करना आगे आर्ग्यूमेंट को, समझो बात को। अच्छा, अब देखो, अच्छा ये हम लोग नीचे रख लेते हैं, इसको इधर रख लेते हैं। सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ कैपेसिटी पेमेंट्स हम लोगों ने कर लिया। अच्छा, अब हम अगले लिखते हैं क्रिएशन ऑफ जॉब्स एंड अदर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। फिर मैं इसमें तुम्हें एक और मज़े की चीज़ बताता हूँ। क्रिएशन ऑफ जॉब्स एंड अदर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ये कितने नंबर का पॉइंट था, 4 नंबर का था मेरे ख्याल से। अच्छा, ये अंदर ही लिखोगे तुम लाइन से अपने ये पॉइंट्स। अब देखो, क्रिएशन ऑफ जॉब्स में ना, ये देखो हमारे पास क्या आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग आ रही है, चलो इस तरह तुम्हें समझाऊँ, मैन्युफैक्चरिंग आ रही है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट आ रही है, कंस्ट्रक्शन एंड टरबाइन इंस्टॉलेशन आ रही है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, फाइनेंशियल, लीगल एंड कंसल्टिंग सर्विसेज आ रही हैं, सही है। और अदर इकोनॉमिक बेनिफिट्स में मनी पेड ऑन बिल, स्टे एट होम, ठीक है। ये मेन पॉइंट्स हैं जो हमने नोट्स में तैयार किए हुए थे। अब ये नहीं है कि नोट्स तुमने इस तरह उठा लिए हैं तो तुम्हारे ऊपर कुरान के हरफ हो गए हैं कि तुम्हें इसको बदल नहीं सकते हो। अब मिसाल के तौर पे मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा, चीज़ें यही लिखूँगा, क्रिएशन ऑफ जॉब्स, ठीक, क्रिएशन ऑफ जॉब्स। ये मेरा स्केल दे दो मुझे, ये अब इसके आगे मैं लिखूँगा, समझो, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, ठीक। 20 तरीके हैं मेरे पास लिखने के, कंस्ट्रक्शन एंड टरबाइन इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, समझ रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, फाइनेंशियल, लीगल एंड कंसल्टिंग सर्विसेज। इसको आगे से ये स्केल से साफ सुथरे तरीके से, अच्छा ये ना बगार करो, हाँ बगार नहीं टालना, ये देखो ये बना दिया। अदर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, समझ रहे हो बात को, अदर इकोनॉमिक बेनिफिट्स इसी तरह बना के आगे इसी तरह लगा के, रिड्यूस इम्पोर्ट बिल फॉर फॉसिल फ्यूल्स, मनी पेड ऑन बिल, स्टे एट होम, ब्ला 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 ब्ला। ये सफ़ा भी
समझो। अब इस तरह तुम 10 सफ़ों के ऊपर भी अगर आंसर को लेके जाना चाहते हो तो इस तरह समझो। अब इसके नीचे हम पॉइंट अगर एक लिखते हैं मिसाल के तौर पर, इस सफ़े पर लिखते हैं, ठीक है, इसको अभी देर तक ख़त्म हो जाना चाहिए। इस सफ़े पे लिखते हैं, ये अगले पे लिखते हैं, प्रोविजन ऑफ क्या, प्रोविजन ऑफ कॉम्पिटिटिव एज टू एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज एंड एसएमईज। अब इधर भी आगे मैं फ्लो चार्ट या ये ड्रामा नहीं कर सकता। अब इधर क्या, इधर मुझे एक पैराग्राफ लिख के बात को प्रूफ करना पड़ेगा, समझो। अब ये नहीं है कि मैं इतना ज़्यादा इन चीज़ों को कर लूँ कि एग्जामिनर कहे ये तो इशारों में इशारों में दिन, तो इशारों में ही सारी बात नहीं करनी है आपने। आपने कोई पैराग्राफ्स भी डेवलप करने हैं, समझो, ताकि बड़ा एक बैलेंस्ड, बड़ा एक मिक्स्ड किस्म का एनालिसिस आपका एग्जामिनर के सामने चला जाए, समझो। अब अगली मेन हेडिंग तुम्हारे पास क्या होगी? अब तुमने अपने जितने सफ़े उधर तय किए थे तुमने दे दिए, 3 सफ़े इसको भी। अब आगे 4-5 पॉइंट्स लिखने हैं तुमने किस पे? अब तुमने लिखने हैं चैलेंजेस के ऊपर, सही है। ये हम लोग एक रफ सी आउटलाइन ले लेते हैं ताकि बात हमें समझ आती है। अब हम क्या करेंगे, ब्लैक मार्कर किधर है ये, अब हम क्या लिखेंगे? अब हम 5वां हमारा पॉइंट क्या है, ये 5वें की हेडिंग इधर सामने है ना स्क्रीन, ये नहीं है सामने है ना। अब हमने क्या फैसला किया था, हिंड्रेंसेस इन दी वे ऑफ, मैंने तभी कहा था कि लफ्ज़ों पे गौर नहीं करना, मेरी बात पे गौर करना है। लफ्ज़ तुम्हें मिल जाएंगे लेक्चर, समझ आई है। हर बात में खैर होती है मगर जल्दबाजों को समझ नहीं आती। रिन्यूएबल एनर्जी क्या, एडॉप्शन, हम अडॉप्ट तो करना चाहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, इतने फ़ायदे हैं इसके, मगर 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 उसके रास्ते में हिंड्रेंसेस हैं, सही है। अब मैं लिख दूंगा भाई क्या, हाई अपफ्रंट कॉस्ट्स एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, समझ रहे हो बात को। दूसरा पॉइंट वही जो हमने फैसला किए थे, एनर्जी स्टोरेज इश्यूज़ हैं हम लोगों के पास। तीसरा पॉइंट, ठीक है, ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स जो हो रही है, पॉलिटिक्स एनर्जी के ऊपर जो पॉलिटिक्स हो रही है, सही है। फिर इधर भी एक लाइन ले लो, समझो। इधर तुम कोई और पॉइंट लिख लोगे कि भाई टेक्नोलॉजी और उसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं, टेक्नोलॉजी एंड लिमिटेशंस, ये लिख लो, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की लिमिटेशंस हैं हमारे पास, सही है। अच्छा, फिर ये देखो, अब ये है ना चैलेंजेस में अनअवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स, ये हमारे पास पॉइंट है ना जो। अब ये देखो, इधर हमें पता है सोलर में ये मिनरल्स की कमी है, विंड में ये है, बैटरी में ये है। अब मैं इधर जब पॉइंट्स लिखूंगा ना, अनअवेलेबिलिटी ऑफ रेलेवेंट मिनरल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, अब मैं इधर कुछ ना कुछ लाइनें लिखूंगा, समझियो। इधर नीचे फिर मैं चार्ट बनाऊंगा, विंड वही वाला, ये जो सोलर विंड और बैटरी है ना, सोलर विंड और बैटरी के लिए मैं इधर चार्ट बनाऊंगा। ये सफ़ा भी हम लोगों का, सफ़ा पूरा करना ना खाला जी का घर होता है, 3-4-5 मिनट के अंदर एक सफ़ा बनता है। अगर तुम लोगों की सही प्रैक्टिस हो, इससे भी कम वक्त में बनता है, समझो। 300-400 सेकंड बहुत बड़ा वक्त होता है। अच्छा, अब 8वां सफ़ा आखिरी है। 8वां सफ़ा क्या है जी, 8वां सफ़ा आखिरी है। कंक्लूजन लिखने में तुम लोगों को बहुत मसला है, तो मैं लिखूं या बस ख़त्म करें? क्या जिस तरह तुम लोग कहते हो, तंग हो गए हो तो ख़त्म कर लेते हैं, नहीं तो एक कंक्लूड कर लेते हैं बात को जी। लिखें, चलो लिखते हैं जी, बिल्कुल लिखते हैं, बिल्कुल अभी लिखते हैं, मसला अभी हल करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तुम यहाँ पे लिखोगे जी पाथवेज, समझो। ये बाहर होगी ये वाली यार, ये अंदर नहीं होगी, ये लू की पट्टी। पाथवेज क्या, पाथवेज टू ओवरकम रिन्यूएबल एनर्जी चैलेंजेस। अब मज़े की बात यह है कि तुम पॉइंट्स की फॉर्म में लिख सकते हो, सही है, तुम बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हो। यहाँ पे तुम अपने पाथवेज लिख लेना। अच्छा, ये ना बुलेट्स लिखते वक्त बीच में फासला नहीं देते। अच्छा, बुलेट ये ना हो कि समझो 2 लाइनों की बुलेट है तो फासला दे के तुम तीसरे पे आ जाओ, नहीं, अब फासला नहीं देना। अब तुमने प्लेन लिखते रहना है, नीचे इसके नीचे आके तुमने फासला नहीं देना। अच्छा, ये तुमने अब लिख दिया। अब तुम्हें किसी भी सूरत में कंक्लूजन को आके इधर ख़त्म करना है, सही है।
मेरी बात को समझ गए हो? ये तुमने ऊपर 5-6 ज़ाहिर 5 पॉइंट्स लिखोगे तो कम से कम तुम इधर तक तो आ ही जाओगे, कम से कम की बात कर रहा हूँ, इधर तक तो तुम 5 पॉइंट्स 7-8 लाइनें तो तुम लोगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो कंक्लूजन, 7वां पॉइंट हम लोगों का आखिरी पॉइंट है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन मेरी जान होता है आखिरी फैसला, ख़त्मी डिस्कशन। ख़त्मी डिस्कशन तुम क्या करोगे, सही है। अब हमने जितनी सारी हमने बातें की हैं उनसे हमें यही समझ आया है कि यार दुनिया का फ्यूचर क्या है, वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें तुम ज़रा आगे की बातें करोगे ना, तुम अब क्या कहोगे, मिसाल के तौर पर ये लाइन तुम छोड़ दोगे, तुम कहोगे द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड डिपेंड्स अपॉन और हिंजेस ऑन। ये दो बड़े ज़बरदस्त लफ्ज़ हैं, इधर हम यूज़ करते हैं हिंजेस ऑन। अब डिपेंड्स की जगह ना हिंजेस ऑन एक ज़रा प्रोफेशनल लफ्ज़ है, ये जितना बंदा प्रैक्टिस करते हैं उसे अच्छे अच्छे लफ्ज़ मिल जाते हैं। हिंजेस ऑन एम्ब्रेस करना किसको, एम्ब्रेसिंग रिन्यूएबल एनर्जी डिस्पाइट दी हर्डल्स। असल में ये हमने वही अपना थीसिस स्टेटमेंट दिया है जो हमने इंट्रोडक्शन में दिया था, मगर इधर हमारा ज़रा सा बात करने का तरीका मुख्तलिफ था। बात हमने वही की है, इसको कहते हैं रीस्टेट करना अपनी थीसिस स्टेटमेंट को। ये हमने रीस्टेट की है मगर ज़रा सा प्यारे से नक्शे में। हमने कहा यही है कि द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड हिंजेस ऑन एम्ब्रेसिंग रिन्यूएबल एनर्जी डिस्पाइट इट्स हर्डल। किस तरह? बाय ओवरकमिंग के लिए एक और बड़ा ज़बरदस्त लफ्ज़ यूज़ होता है, पुशिंग पास्ट। बाय ओवरकमिंग या बाय पुशिंग पास्ट क्या हमने क्या ओवरकम करना है? हाई इनिशियल कॉस्ट, समझो, और टेक्नोलॉजी लिमिटेशंस, टेक लिमिटेशंस, और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, ठीक, या पॉलिसी रोड ब्लॉक्स। ये वो लफ्ज़ हैं जो तुम हर क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हो, पॉलिसी रोड ब्लॉक्स, ठीक। अगर हम ये करते हैं तो क्या होगा, हम एक साफ आने वाला कल उसको हम देख सकते हैं या अनलॉक कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? वी अनलॉक अ क्लीनर एंड सस्टेनेबल टुमारो। मुझे बताओ, मैं कंक्लूजन लिख रहा हूँ, तुम्हें पता लग रहा है ना कि मैं कंक्लूड करने लग गया हूँ बात को, मैं अपने बात के अख्तिताम की तरफ आ रहा हूँ, समझो, ठीक। अब दुनिया को क्या करना चाहिए, दुनिया को, अच्छा अब ये वो सेक्शन है ना जिधर तुम किस किस्म के वर्ड यूज़ करोगे। अगर तुम क्लाइमेट चेंज के ऊपर हो तो तुम एनर्जी सॉल्यूशंस और क्लाइमेट चेंज की फ्यूचर वोकेबलरी यूज़ करोगे। तुम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हो, तुम कहोगे ग्रीनर फ्यूचर, ग्रीन इनोवेशन, ब्लू इकोनॉमी। तुम अब ये वो वाला ऐसा आ गया ना कि जिधर तुम ज़रा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई फूड फॉर थॉट दोगे, कोई कॉल टू एक्शन दोगे, बात को समझो। तो अब दुनिया को क्या हम कॉल टू एक्शन दे रहे हैं? द वर्ल्ड मस्ट चैंपियन या एडॉप्ट क्या ग्रीन इनोवेशन। आप लोगों को मैंने ये भी बताया है जॉर्गन्स आप किस तरह अपने पास सेलेक्ट करोगे ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले लेक्चर में। ऐसे कि बच्चों को ये बात मेरे हाल से, सब बच्चों को मेरे हाल से मैंने बताई थी, ठीक है। अब द वर्ल्ड मस्ट चैंपियन ग्रीन इनोवेशन, और उसको क्या करना चाहिए? इन्वेस्ट इन द फ्यूचर। इससे क्या होगा? इन्वेस्ट इन द फ्यूचर, और क्या करना चाहिए दुनिया को? इन्वेस्ट इन द फ्यूचर एंड, अच्छा बड़ी मजे की चीज याद आई, एंड हार्नेस दी पावर ऑफ, अब सोलर विंड, और ये लिखने से ये लिख लो सन विंड एंड वाटर, लिख लो आप वाटर। बस इधर नीचे वही वाली कोटेशन लिख लो जो मैं अक्सर लिखता होता हूँ, मगर उसको ज़रा से इस तरह करके लिखोगे, समझो बात को। इसके अंदर लिखोगे इट इज़ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट और इंटेलिजेंट स्पीशीज दोज हु सर्वाइव बट दोज हु आर रिस्पॉन्सिव टू चेंज।
ये बात ख़त्म करके इधर बंदे का नाम दे के ये नीचे डबल लाइन लगा दो, तुम लोगों ने अपना आंसर लिख लिया। दैट इज़ हाउ यू राइट ना आंसर। आंसर राइटिंग मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ इसके ऊपर मेरी जान आपको होनी चाहिए प्रैक्टिस, ठीक है ना? सही है? ओके, समझ रहे हो बात को कि नहीं? यहाँ पे भाई हम लोगों का सेशन एंड होता है, दैट्स इट। और आपको सेशन कैसा लगा? आप लोगों को कोई इम्प्रूवमेंट, कोई ग्रूमिंग हुई? क्या आप लोगों को कोई फ़र्क लगा? आप लोगों ने तो बहुत सारी जगह पे पढ़ा होगा, बड़ी प्रैक्टिस की होगी, तो आपको ऐसा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में आपको मिलने चाहिए यार। इसमें अगर आप वो जो सारी चीज़ें जो मैंने खाली छोड़ी हैं क्रिएटिवली अगर उनको भरो तो आपको 15 प्लस मार्क्स 15 से 20 में कहीं पे एग्जामिनर को देने चाहिए। ये डिपेंड करता है एग्जामिनर किस किस्म का है, उसका उस दिन मूड क्या है। ऐसे कि इंशाल्लाह, हाँ देखो, कल तो मैं नहीं ले सकता, कल या परसों कोशिश करूँगा लूँ। कल वो एसईओ के ऊपर एक वर्कशॉप है, उधर बुलाया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने बुलाए हुए थे। ये क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज़ वालों का ज़रा अच्छा सिस्टम है, ये लोग बड़े अच्छे बच्चों को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। फिर जो माजूर लोग होते हैं उनके लिए इनके बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, तो इनकी फिर एक्सेप्ट की मैंने इनविटेशन। तो इंशाल्लाह कल इनके पास ज़रा सा वक्त गुजरेगा। तो दैट इज़ इट जी। और अपनी अटैम्प्ट अच्छे से दो, और बस दुआओं में याद रखो। और आई होप कि तुम लोगों को अच्छा लगा होगा। और ये चीज़ें मुश्किल नहीं होती हैं, बस इसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। समझो जी मियाँ वाजिद अली। तो दैट्स इट, बस ये हम लोगों का सफ़र यहीं तक था भाई। यार मैं मुख्तलिफ किसी किस्म के एग्ज़ाम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बस तुम ये छोड़ो कि मैं कर क्या रहा हूँ या मैं करता क्या हूँ, ये मेरी स्किल्स क्या हैं। बस दरवेश आदमी हूँ, आर्टिस्ट आदमी हूँ, निकल आया हूँ ये एग्ज़ाम के, समझो। हम ख्वाबों की दुनिया से निकल आए हुए हैं, ये सब जिनके लिए झोलियाँ फैलाए हुए हैं, ये रंग मेरी आंख के ठुकराए हुए हैं। एक तुम हो कि शोहरत की हवस ही नहीं जाती, एक हम हैं कि हर शोर से उकताए हुए हैं। अच्छा, तो थैंक यू और अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।